नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हिंदी व्याकरण और शिक्षण का पेपर नंबर 25 लेकर आया हूं, जिसमें आपको बिल्कुल शानदार 30 नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए बेहद उपयोगी और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्जाम होगा उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण के 100 टेस्ट मिलने वाले हैं। ये पेपर नंबर 25वां है। इसके बाद में भी 75 टेस्ट अभी आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे साथियों, चाहे वो साइकोलॉजी को हो, साइकोलॉजी के भी 100 टेस्ट, टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट, राजस्थान जीके की 100 क्लासें प्लस 100 टेस्ट। ये आपके लिए निःशुल्क चीज़ें हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, वर्ण व उच्चारण स्थान से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? ध, न, ल और स ये दांत से उच्चारित होते हैं। ए और ऐ ये कंठ मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और जे, झे, ये और शे ये तालु से उच्चारित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? देखो, ध धनुष वाला, नल वाला, ल लड्डू वाला और स सरोता वाला, ये सभी जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान दांत से ही है। ओ और औ कंठोष्ठ से है। जे, झे, ये और शे ईचू यशानाम तालु ये बिल्कुल तालु से इनका उच्चारण होता है। लेकिन यहाँ जो दूसरा विकल्प दे रखा है ए दे तो कंठ तालु, कंठ मुर्दा नहीं कंठ तालु होता है साथियों, ए और ऐ का उच्चारण स्थान। तो दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सेवा, शेषव और गौरव, व्यक्तित्व, बुढ़ापा और सर्वस्व, गर्मी, पतन और निर्बलता और जमाव, गाना और हार। तो बताओ भाई दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपके सही है जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं? साथियों, सेवा शब्द भाववाचक है। शिशु से शेषव शब्द बना है जो भाववाचक है। गुरु से गौरव शब्द बना है जो भाववाचक है। व्यक्ति में त्व प्रत्यय लगाने से शब्द बना है, व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक है। सर्वस्व भाववाचक है। गर्मी शब्द भाववाचक है। पतन शब्द भाववाचक है। निर्बलता शब्द भाववाचक है। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है जमाव शब्द भाववाचक है। गाना शब्द भाववाचक, गाना शब्द यहाँ पर जो है साथियों ये भाववाचक नहीं है। गाना शब्द तो क्रिया है। और हार शब्द भाववाचक है लेकिन गाना शब्द नहीं है। तो चौथा विकल्प आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों में सभी शब्द नहीं हैं। दूसरे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, लिंग परिवर्तन शुद्ध हुआ है। नेता का नेती, नदी का नदियां, नाई का नाइन और लड़का का लड़के। देखो, लिंग परिवर्तन मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। लड़का लड़के ये तो बहुवचन हो गया, ये आपका आंसर नहीं है। नाई नाइन ये हो सकता है। नेता का नेत्री होता है, गलत है। नदी का नदियाँ ये बहुवचन बन गया, ये लिंग परिवर्तन नहीं है। अर्थात यहाँ तीसरा जो विकल्प है नाई का नाइन ये बिल्कुल लिंग परिवर्तन की दृष्टि से शुद्ध है। तो तीसरे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न है आपके, संधि की दृष्टि से अशुद्ध युग्म को चुनिए। महा प्लस ऋषि महर्षि, वन प्लस औषध वनौषध, उत प्लस झटिका उज्झटिका, अधः प्लस गामी अधोगामी। तो बताओ भाई प्रश्न नंबर 4 में संधि की दृष्टि से किस विकल्प में आपको अशुद्ध युग्म लग रहा है? साथियों अच्छी तरह से देख लीजिए विकल्पों को, जल्दबाजी नहीं करनी है, उत्तर सही होना चाहिए सभी का। देखो, चौथा प्रश्न जो है महा प्लस ऋषि से महर्षि शब्द बनता है, गुण संधि का उदाहरण है। उत प्लस झटिका से उज्झटिका शब्द बनता है, आपके ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अधः प्लस गामी से अधोगामी बनता है, यह आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन वन प्लस औषध से वनौषध तो बनता है, यहाँ औषध में डबल मतलब बड़ा ओ आएगा साथियों, यहाँ छोटा ओ दे रखा है जो कि गलत है। तो आपके दूसरा विकल्प जो है ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। सेकंड विकल्प चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस विकल्प में संधि व समास दोनों नहीं हुए हैं? लंबोदर, दिगंबर, बाढ़ पीड़ित और बालामृत। देखो, संधि भी होना चाहिए, समास भी होना चाहिए। उस विकल्प का चुनाव करो जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है। तो बाल प्लस अमृत बालामृत बिल्कुल ये इसमें संधि भी है समास भी है। दिग प्लस अंबर दिगंबर संधि भी है समास भी है।
लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबोदर, इसमें भी संधि भी है, समास भी है। लेकिन बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित समास तो है लेकिन संधि का है, बाढ़ प्लस पीड़ित से बाढ़ पीड़ित शब्द बन गया, संधि नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, समास। तो आपके प्रश्न नंबर 5 में जो तीसरा विकल्प है बाढ़ पीड़ित, इसमें संधि व समास दोनों नहीं है साथियों। तीसरा ही विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है। उपसर्ग में मूल शब्द सर्ग है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। उपसर्ग शब्दों के अंश है जबकि प्रत्यय मूल शब्द है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग है जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। तो बताओ भाई असत्य कथन आपको कौन सा लग रहा है प्रश्न नंबर 6 में। देखो, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, सही है पहला कथन। तो दूसरा कह रहे हैं मूल शब्द सर्ग है उपसर्ग में और इसका अर्थ निर्माण करना, ये भी सही है। उपसर्ग शब्दों के अंश है जबकि प्रत्यय मूल शब्द नहीं, मूल शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, तो ये गलत हो गया फिर। अर्थात 6ठे प्रश्न में तीसरा विकल्प क्या हुआ, असत्य हुआ साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। किस विकल्प में अशुद्ध प्रत्यय युक्त युग्म है? धन प्लस इक धानिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, मर्म प्लस इक मार्मिक, परिश्रम प्लस इक परिश्रमिक। तो देखो, अशुद्ध प्रत्यय युक्त युग्म की बात की जा रही है। अगर हम शब्दों को देखें, परिश्रम में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो पारिश्रमिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है साथियों, ये सही बन रहा है, बिल्कुल गलत नहीं है ये। मर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द मार्मिक बनेगा, ये भी बिल्कुल सही है। धर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द धार्मिक बनेगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन धन प्लस इक में यहाँ पर धन प्लस इक से जो शब्द बना है, धन में इक प्रत्यय लगने पर यहाँ धानिक शब्द नहीं होगा, धनिक होगा। यहाँ पर धनिक शब्द क्या है साथियों, अपवाद है, धानिक नहीं होता। एक प्रत्यय लगने के बावजूद भी ध में आ नहीं बदलता है, ठीक है, ए आ नहीं बदलता है, ए वाला। तो धनिक ही इसका सही उत्तर रहेगा, धनिक। लेकिन यहाँ धानिक है तो ये क्या हुआ फिर, अशुद्ध प्रत्यय युक्त युग्म हो गया। 7वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुज, अनुगामी, अटल और अनपढ़। अनु प्लस गामी से अनुगामी शब्द बना है, इसमें अ नहीं बल्कि अनु उपसर्ग है। अनपढ़ शब्द अन प्लस पढ़ से बना है, इसमें अ नहीं बल्कि अन उपसर्ग है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है अटल, साथियों अटल शब्द यहाँ पर अ प्लस टल से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है अटल में। अर्थात यहाँ जो तीसरा विकल्प है अटल वाला, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो चलिए 9वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9, शगुन मेरी सहेली है वाक्य अर्थ के आधार पर है? इच्छावाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। बताओ भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार होते हैं, जैसे इच्छावाचक, संकेतार्थक, आज्ञावाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, ठीक है, इस प्रकार ये जो वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है शगुन मेरी सहेली है, क्या इसमें संकेत मिल रहा है? जी नहीं, संकेतार्थक नहीं है ये। इच्छावाचक में आशीर्वाद वगैरह दिए जाते हैं, ये भी नहीं है। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है, तो ये भी नहीं है, आज्ञा नहीं दी जा रही है। अर्थात यहाँ जो 9वां प्रश्न है इसमें चौथा विकल्प सही है, विधानवाचक वाक्य का ये उदाहरण है प्रश्न नंबर 9। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां प्रश्न साथियों, 10वां प्रश्न है, यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे? वाक्य रचना की दृष्टि से है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और इनमें से सभी। बताओ भाई 10वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, तो यहाँ पर खेलना क्या है साथियों, यहाँ पर क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और यहाँ पर बात की जा रही है यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अर्थात तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां प्रश्न, शफरी किसका पर्याय है? मछली का, नदी का, किरण का और गंगा का। 11वें प्रश्न में आपको सही उत्तर देना, शफरी जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची होता है साथियों? तो आपके प्रश्न नंबर 11 में जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 1,
शपरी शब्द मछली का पर्यायवाची होता है। प्रथम विकल्प आपके 11वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 12। अशुद्ध विलोम युग में है ज्येष्ठ का कनिष्ठ, उपसर्ग का प्रत्यय, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक और प्रत्यक्ष का परोक्ष। कौन से विकल्प में आपको अशुद्ध विलोम युग में लग रहा है? तो देखो 12वें प्रश्न में अगर हम बात करें उपसर्ग का प्रत्यय, प्रत्यक्ष परोक्ष, ऐतिहासिक अनैतिहासिक और ज्येष्ठ का कनिष्ठ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साथियों उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होता है विलोम, उपसर्ग का प्रसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग का प्रसर्ग। प्रत्यक्ष का परोक्ष ही होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ऐतिहासिक का अनऐतिहासिक होता है। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 12वें में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। 13वां प्रश्न देखेंगे, मांस न खाने वाले को कहा जाता है शाकाहारी, मांसाहारी, निरामिष और सभी। देखो जो व्यक्ति मांस नहीं खाता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मांसाहारी क्या होता है? मांस को खाने वाला मांसाहारी होता है, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी होता है, और मांस न खाने वाले को कहते हैं निरामिष। क्या कहते हैं? निरामिष कहा जाता है साथियों इसको। तीसरा विकल्प 13वें प्रश्न में आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। साथियों प्रश्न नंबर 15 है, अशुद्ध शब्द को चुनिए। जमाता, प्रज्वलित, पुरस्कार और योगिवर। पुरस्कार और योगिवर। देखो अशुद्ध शब्द आपको देखना है प्रश्न संख्या 15 में। तो कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा 15वें प्रश्न में? अगर हम देखें पुरह प्लस कार तो शब्द बनता है पुरह प्लस कार से पुरस्कार, बिल्कुल शुद्ध है। पुरस्कार गलत होता है, पुरस्कार शुद्ध है। तो ये तो शुद्ध है, आपको क्या देखना है? अशुद्ध देखना है साथियों। योगीवर, योगी प्लस वर से शब्द बनता है, योगी प्लस वर से योगीवर, छोटी की मात्रा हो जाएगी इसमें, ये भी शुद्ध है। प्रज्वलित भी शुद्ध है, लेकिन साथियों जय माता नहीं होता है, जामाता होता है। क्या होता है? जामाता होता है, जामाता, जामाता का जमाई। ठीक है, पहला विकल्प जो है ये एक अशुद्ध शब्द है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो 16वां प्रश्न है, कतर ब्योत करना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा गायब होना, दरिद्र होना, गलत शिक्षा देना और काट छाट करना। 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? जो कतर ब्योत करना मुहावरा है इसका जो सही अर्थ है वो है काट छाट करना। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 16 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 है आपके, नदीश्वर शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है? तो हम संधि विच्छेद करके देखते हैं इसका। नदीश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा नदी प्लस ईश्वर, शब्द क्या बनेगा? नदीश्वर। साथियों ई प्लस ई का योग हो रहा है और जहाँ समान स्वरों का योग होता है वहाँ पर होती है आपके दीर्घ संधि। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन और द्रुत पठन। देखो मौन पठन का मतलब होता है जहाँ पर हम बिना होठ हिलाए मन ही मन में चीज़ों को पढ़ते हैं, वो कहलाता है मौन पठन। तो अर्थ पठन भी होता है, द्रुत पठन भी होता है, मौन पठन भी होता है, लेकिन सस्वर पठन जो है ये मौन पठन के प्रकारों में नहीं आता है, क्योंकि सस्वर पठन का मतलब क्या होता है? स्वर के सहित किए गए पठन को सस्वर पठन कहा जाता है, स्वर के सहित। ठीक है, तो ये मौन पठन के अंतर्गत नहीं आएगा साथियों। 18वें प्रश्न में आपके जो विकल्प नंबर 1 है ये आपका सही उत्तर होगा, सस्वर पठन मौन पठन के प्रकारों में नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 19 से, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है कौन सी? व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक मापनी। देखो भावात्मक पक्ष का आपको मापन करना है साथियों। उपलब्धि मापनी आपके एक तरह से यूँ कह सकते हो ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करती है। भावात्मक पक्ष का मापन व्यक्तित्व से नहीं बल्कि अभिवृत्ति मापनी से होता है। अभिवृत्ति मापनी का सीधा संबंध व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से होता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। तो 20वां प्रश्न देखते हैं, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है कौन सी? गीत व नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। देखो नर्सरी मतलब
कक्षा 1 से भी पहले और प्राथमिक, तो वह व्याख्या प्रणाली तो आपके इस सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। शब्दार्थ कथन, प्रश्न उत्तर या गीत नाट्य, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 20 का वो रहेगा आपके नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो है गीत व नाट्य प्रणाली। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 21 क्या पूछ रहा है आपसे। साथियों 21वां प्रश्न, पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना, प्रभावी शिक्षण करना, अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि यह एक नियम है। तो क्या पाठ्य योजना सिर्फ इसीलिए तैयार की जाती है कि यह एक नियम है कि आपको पाठ्य योजना का निर्माण करना है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। चौथा विकल्प आपका उत्तर नहीं होगा। साथियों व्यस्त रखने या अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं, सबसे मुख्य उद्देश्य प्रभावी शिक्षण। प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक पाठ्य योजना का निर्माण करता है, पाठ्य योजना को तैयार करता है। तो 21वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न देखते हैं क्या है आपसे 22वें प्रश्न में। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करना है, कविताएं पसंद करते हैं, लयपूर्ण कविताएं पसंद करते हैं, छोटी कविताएं पसंद करते हैं, वीर रस की कविताएं पसंद करते हैं और नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविता बिल्कुल भी पसंद बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम पसंद, क्योंकि नैतिकता उनमें ज़्यादा नहीं पाई जाती है। छोटी लयपूर्ण या वीर रस की, तो साथियों सर्वाधिक पसंद करते हैं लयपूर्ण कविताएं। तुकबंदी से जो युक्त कविताएं होती है, लय ताल के साथ जो कविता गाई जाती है, वो सर्वाधिक बच्चों को पसंद आती है प्राथमिक स्तर पर। पहला विकल्प आपके प्रश्न 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख और परस्पर बातचीत। देखो श्रवण योग्यता का विकास करना है साथियों, श्रुतलेख से भी होता है, बातचीत से भी होता है, टेप से भी होता है और भाषा प्रयोगशाला से भी आप कर सकते हो। बट फिर हमको देखना पड़ेगा सबसे बेस्ट क्या है। तो सबसे बेस्ट है साथियों परस्पर बातचीत। अगर छात्र खुद एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे छात्रों से बातें करेंगे छात्र साथियों, तो वो खुद सक्रिय रह रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं बातों को, तो वहाँ पर खुद क्रिया करके वो सीख रहे हैं। अतः परस्पर बातचीत सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाएगी। चौथा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना और इनमें से सभी। तो देखो गद्य जैसे कहानी है, निबंध है, ये चीज़ें गद्य में आ जाती है साथियों। अब समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य होता है, लेकिन जो दूसरा विकल्प जो है समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, क्या पूर्ण ज्ञान देने के लिए गद्य पाठ बनाए जाते हैं? पूर्ण ज्ञान सभी विधाओं का नहीं साथियों। दूसरा विकल्प आपका जो है 24वें प्रश्न में, ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही है। बाकी तीसरा विकल्प कह रहा है कि भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, ये तो सही है। तो आपके सेकंड विकल्प ही 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 25 है, मौन वाचन उपयोगी है उच्चारण शुद्धता के लिए, व्याकरण ज्ञान के लिए, अधिक अंकन के लिए और अर्थ ग्रहण के लिए। पहली चीज तो अगर मौन वाचन कर रहे हैं तो मन ही मन में उस चीज को बोल रहे हैं, तो साथियों उससे उच्चारण शुद्धता तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, तो ये तो गलत हो गया। व्याकरण का ज्ञान जी नहीं, अधिक अंकन जी नहीं, बल्कि अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन वाचन उपयोगी माना जाता है कि उस चीज को ज्यादा रूप से ग्रहण कर सके। तो चौथा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। निदानात्मक परीक्षण किया जाता है सतत परीक्षा के रूप में विद्यार्थी का स्तर ज्ञात करने हेतु सत्र के अंत में और पठन करते समय। तो साथियों निदानात्मक परीक्षण कैसे किया जा सकता है? देखो सत्र के अंत में तो ये जरूरी नहीं योगात्मक होता है, वो तो गलत है। फिर तीसरा विकल्प तो 26वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की कमजोरी जानने के लिए किया जाता है और यह सतत परीक्षा का ही एक प्रूफ है, एक भाग है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न देखेंगे क्या है प्रश्न नंबर 27, कमजोर बच्चों की पहचान हेतु किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है?
उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण और इनमें से सभी। अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही मैंने इसका उत्तर बता दिया कि कमजोर बच्चों की पहचान और बच्चों की कमजोरियां, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। 27वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो दो चीजें होती है, एक तो होती है कमजोर बच्चों की पहचान और एक होती है बच्चों की कमजोरी की पहचान। बच्चों की कमजोरी की पहचान यदि आपको करना है तो वो निदानात्मक शिक्षण, और कमजोर बच्चों की पहचान करना है तो ये निष्पत्ति परीक्षण उसका सही उत्तर होगा। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में इस प्रकार से सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न, श्रव्य सामग्री नहीं है लिंगवा फोन एवं ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, डायल एक्सेज और वॉकमैन एवं सेल फोन। साथियों, श्रव्य सामग्री जिसमें सिर्फ सुनाई देता है, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन दोनों ही श्रव्य सामग्रियां हैं। लाउड स्पीकर श्रव्य सामग्री है, वॉकमैन, सेल फोन दोनों ही श्रव्य सामग्री है, लेकिन डायल एक्सेस श्रव्य नहीं है बल्कि दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? ये एक दृश्य सामग्री है साथियों। तो 28वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपके सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर, जो कि इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट प्रश्न। साथियों, अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कितने प्रश्न आप 30 में से सही कर पा रहे हो, और अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि आपको नजर आती है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। तो 29वां प्रश्न, दैनिक पाठ योजना का मुख्य पद किसे माना जाता है? प्रस्तावना को, प्रस्तुतिकरण को, उद्देश्य कथन को और प्रयोग को। साथियों, यहाँ पर उद्देश्य कथन और प्रयोग को तो नहीं माना जाता है, प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण को। तो दैनिक पाठ योजना का जो मुख्य पद होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। 29वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। कौन सा विकल्प सही है 29वें में? दूसरा विकल्प, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ही हम जो भी बच्चों को हमें पढ़ाना होता है वो बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण वाले पद में ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प ही आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, लेकिन याद रखिएगा लास्ट में आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी की, जिस पर टच करके आप सारे टेस्ट हल कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। रूपरेखा अनुकरण विधि है लेखन कौशल की, श्रवण कौशल की, वाचन कौशल की और पठन कौशल की। तो देखो, रूपरेखा अनुकरण विधि की अगर हम बात करें तो ये वाचन, पठन या श्रवण की नहीं है बल्कि ये लेखन कौशल की एक विधि है साथियों। किसकी विधि है? लेखन कौशल की। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। ये हिंदी का टेस्ट पूरा हुआ साथियों, टेस्ट नंबर 25। कल आपको 26वां टेस्ट मिल जाएगा। इससे आपको टेस्ट मिलते रहेंगे लगभग, यूँ मान लीजिए लगभग क्या गारंटीड 100 टेस्ट में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ साथियों एग्जाम से पहले ही। तो निश्चित रहिएगा, लगातार टेस्ट जरूर हल करिएगा। और ये जो लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में ये प्लेलिस्ट दिख रही है, इस पर टच करके पिछले टेस्ट हल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।